Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पज़ल, ये इसका लास्ट पार्ट है। आप कहोगे पज़ल के इतने पार्ट बना दिए, तो इसलिए बना दिए कि अब कोई भी एग्ज़ाम आ जाए, कोई भी एग्ज़ाम में कोई सी पज़ल आ जाए, हम आसानी से बना देंगे। सारे टाइप के पज़ल मैंने यहाँ कराने की कोशिश की है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बैंकिंग में बहुत देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बोर्ड पे आपके पज़ल लग चुकी है। ठीक, बी एच के पति के बाएं दूसरा है। इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक वृत्त में केंद्र की ओर। ठीक है, ये जो पज़ल है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन वाली पज़ल है। ठीक है जी। तो 8 व्यक्ति हैं वृत्त में बैठे हुए केंद्र की ओर फेस करके, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में। पहला पॉइंट दिया हुआ बी एच के पति के बाएं दूसरा है। बी के निकटतम कोई महिला नहीं है। अब इस पॉइंट से इस पज़ल को अभी नहीं बना सकते, पहले हमें ब्लड रिलेशन का पता करना पड़ेगा कि बी एच के पति, एच का पति कौन है, तभी तो हम इसको सिटिंग अरेंजमेंट में बैठा पाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी छोड़ो। अगला पॉइंट है डी की बेटी एफ के दाएं दूसरी है। अब डी की बेटी का ही नहीं पता, तो एफ के दाएं दूसरी कैसे बैठाओगे, तो इसको भी छोड़ो। फिर एफ जी की बहन है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन बनाओ। अब ब्लड रिलेशन अच्छा करने के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 3 पार्ट बनाए हुए ब्लड रिलेशन के। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें आज तक ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आया, तो पहले उन वीडियो को देखें, और जिनको आता है वो आसानी से समझ जाएंगे। एफ जी की बहन है, तो एफ जो है वो सिस्टर है किसकी, जी की। एफ जो है सिस्टर है, तो एफ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। और किसकी है, जी की। तो सेम जनरेशन के होंगे तो पास पास रखे जाएंगे। जी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। आगे हम पढ़ रहे हैं। अब पज़ल कैसे बनती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जैसे चेन बनती है, चेन कैसे बनती है, कड़ियों से मिलके, तो ऐसी पज़ल बनती है कड़ियों से मिलके। ठीक है, तो उस चीज़ को देखना है हमें कि एफ और जी से रिलेटेड और कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या। हमें जो है ब्लड रिलेशन बनाना है। पहले ब्लड रिलेशन बन जाएगा तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट आराम से हो जाएगा। तो एफ और जी से रिलेटेड और कोई पॉइंट दिया हुआ है क्या, एफ और जी से रिलेटेड देखो ध्यान से, और कोई पॉइंट है क्या। आगे हम पढ़ रहे हैं एफ एच के पति के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये सिटिंग अरेंजमेंट की बात है, इसको बाद में देखेंगे। ए और एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, इसको भी बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिटिंग अरेंजमेंट कर ही नहीं रहे हैं। ए जी का पिता है, बिल्कुल यहाँ से दे दिया उसने, ए जी का पिता है। तो ए जो है वो पिता हो गया किसका, जी का। तो ए पे क्या आ गया, प्लस आ गया। पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर शो करेंगे। ठीक, आगे दिया हुआ है ए जी का पिता है, एच का भाई डी एच की माँ के बाईं और अगला बैठा हुआ है। अब ये भी क्या बात आ गई, सिटिंग अरेंजमेंट की बात आ गई। अब सिटिंग अरेंजमेंट अभी हम कर ही नहीं रहे, पहले ब्लड रिलेशन कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है एच की माँ और ई के बीच एक व्यक्ति है, ये भी अभी सिटिंग अरेंजमेंट, इसको भी छोड़ो। एच और जी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, इसको भी छोड़ रहे हैं। जी सी की माँ है, ये क्लियर दिया हुआ है। जी माँ है किसकी, सी की। तो जी पे क्या आ गया आपका, माइनस आ गया, क्योंकि ये जी क्या है, माँ है किसकी, सी की। तो एक पीढ़ी ऊपर शो करेंगे, और जी माँ है तो जी पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम किससे इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस से और पुरुष को प्लस से। ठीक, उसके बाद आगे हम देख रहे हैं अगला पॉइंट क्या है, जी सी की माँ है, जी तथा ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो इतनी बात दी हुई है। अब इतनी बात से पज़ल कैसे बन जाएगी। ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखें। ये पहले ब्लड रिलेशन हमें कंप्लीट करना है। अब देखो ध्यान से, अगर हम कौन सा पॉइंट देखें, इसमें जो आपका दिया हुआ है एफ एच के पति का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है डी की बेटी एफ के दाएं दूसरी है, एफ जी की बहन है, एफ एच के पति की निकटतम पड़ोसी है। और पहले ही पॉइंट को अगर देख लें, बी एच के पति के बाएं दूसरा, यानी कि इस पज़ल में एच का पति जरूर आना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये एफ और जी क्या एच के पति हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो एफ एच का पति या तो इस ए को मानो या सी को मानो। अभी जो हमारे पास डेटा आया है, या तो ए को माना जाएगा या सी को माना जाएगा। ठीक, तो एक कंडीशन में मैंने एच का पति ए को मान लिया, एच का पति किसको मान लिया, ए का। और एक कंडीशन इसकी तुरंत यहाँ पे बनाओ, ए पिता है किसका, जी का, जी माँ है किसकी, सी की, और जी बहन है किसकी, एफ की, एफ बहन है किसकी, जी की। और एक कंडीशन में मैंने मान लिया एच का पति किसको, सी को। मान के करना पड़ेगा इसको। ठीक, आगे हम देख रहे हैं। अब बात इसमें एक ये भी कही जा रही थी कि डी की बेटी, अब डी की बेटी भी आनी है। ठीक,
और एच की माँ की बात हो रही है। कहाँ पे? जो तीसरा पॉइंट है, एच का भाई डी, एच की माँ। तो एच का एक भाई भी है, कौन? डी है, और एच की माँ भी है एक, तो एक एच की माँ हो जाएगी। और एक बात आई है इस पजल में, डी की बेटी, जो दूसरा पॉइंट है, एक डी की बेटी भी आएगी यहाँ पे, माइनस से शो कर लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्य पूरे हो चुके, ब्लड रिलेशन की पजल ये बन जाएगी। और इस वाली कंडीशन में ये आपका क्या हो गया? एच का पति कौन हो गया? ए। एच की माँ की बात आ रही है तो एच की माँ यहाँ पे आ जाएगी, इसको माइनस से शो कर देंगे। और उसके बाद एच का भाई भी है एक, कौन? डी। एच और डी की एक बेटी भी है, वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ आएगा। तो दोनों ही पजल में 8-8 व्यक्ति हो रहे हैं। अब ये सही होगी कि ये सही होगी? तो अब इसके लिए देखो क्या करना पड़ता है, कभी कभी क्वेश्चन को भी देख लेना पड़ता है। जैसा कि हम पहला ही क्वेश्चन देख रहे हैं, ए की स्थिति उसकी सास की अपेक्षा क्या है। तो इस पजल में क्या ए की सास आ पा रही है? क्या नहीं आ पा रही ना, तो इसका मतलब फिर एच का पति सी नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। फिर एच का पति कौन हो जाएगा? ए। अब ये सास हो गई नहीं ए की, पहला क्वेश्चन। तो इसलिए पज़ल बनाते हुए जब पज़ल आपसे इस तरीके से ना हो पा रही हो तो एक बार क्वेश्चनों पे भी नज़र दौड़ा लेनी चाहिए। ये होता है पज़ल करने का तरीका। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब ये पज़ल पूरी ब्लड रिलेशन की बन चुकी है। अब दो व्यक्ति, देखो हमारा ए आ चुका है, अभी बी नहीं आया, और आपका बी सी आ चुका है, डी आ चुका है, ई नहीं आया। बी और ई नहीं आए तो यहाँ पे बी हो सकता है या ई हो सकता है, यहाँ पे बी या ई कुछ भी हो सकता है। यानी कि डी की बेटी बी भी हो सकती है, ई भी हो सकती है। अब ये पता कैसे चलेगा? अब सिटिंग अरेंजमेंट पे आ जाओ। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको अच्छे से करा ही रखा है। सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो भी देखना और साथ साथ में ब्लड रिलेशन की भी देखना। 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हुई है। सबका फेस किधर है? केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर हो गया सबका फेस। और जब केंद्र की ओर फेस होता है तो आपका दायां क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट यानी बायां क्या होता है? घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, अब पहला पॉइंट पे आ जाते हैं। बी जो है एच के पति के बाएं दूसरा है। एच का पति कौन है? ए। ए के बाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन है? बी। क्लियर हो गया? अब पजल बहुत आसानी से बनती चली जाएगी। पहले ब्लड रिलेशन को बनाना था, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से बना के देखना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। पजल बहुत अच्छे लेवल की है, ये पीओ में पूछी हुई, बैंक पीओ में पूछी गई है। ठीक, तो बी कौन? एच का पति के, बी एच के पति के बाएं दूसरा, एच का पति कौन है? ए के बाएं दूसरा, ये हो गया बी। क्लियर है? अब ए और बी से रिलेटेड कोई पॉइंट और दिया हुआ है क्या? तो ए और बी से रिलेटेड कोई पॉइंट ढूंढो। बी के निकटतम कोई महिला नहीं है, इसी पॉइंट में दिया हो तो यहाँ पे कोई भी महिला नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये माइनस लगा दो, इससे ध्यान रहेगा, आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई महिला नहीं आ सकती। कहाँ? बी के निकटतम। अगला, ए और एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है। ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति बैठता है तो इधर तो एफ आ नहीं सकता, ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है तो एफ किधर आ सकता है? इधर आ सकता है, क्योंकि ए और एफ के बीच में एक व्यक्ति आ गया। क्लियर हो गया? ठीक, आगे हम देख रहे हैं अगला पॉइंट, ए एफ और बी से रिलेटेड और कोई पॉइंट है क्या? एफ जी की बहन है, ये आगे दिया। एफ एच के पति के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्या एफ एच का निकटतम पड़ोसी है? नहीं है। एच के पति का, सॉरी, एच का पति कौन है? ए, तो एच के पति का निकटतम पड़ोसी है ही नहीं एफ। ठीक, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, ए और एफ के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, ए जी का पिता है, एच का भाई डी एच की माँ के बाईं ओर अगला है। एच का भाई जो डी है, एच की माँ, अब अभी एच की माँ का तो पता ही नहीं है कौन है, अभी पता चलेगा, आगे देख रहे हैं हम। एच की माँ और ई के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, इसको भी आगे देखेंगे। एच और जी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठ रहा है, एच और जी के बीच, जी सी की माँ है, जी तथा ई निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक, इतनी बात हमें दी हुई है। कोई पॉइंट रह गया है क्या? ध्यान से देखते हैं। डी की बेटी एफ के दाएं दूसरी है। अब डी की बेटी जो है वो एफ के दाएं दूसरी है, ये पॉइंट हमसे रह गया था, इसी से पजल बन जाएगी, इसी से पता चल जाएगा कि हाँ बी आएगा कि ई आएगा। डी की जो बेटी है वो एफ़ के दाएं दूसरी, एफ़ ये है तो एफ़ का दायां पहला दूसरा, यहाँ पे आएगी डी की बेटी। अगर मैं डी की बेटी को बी को मानता हूँ, ध्यान से समझना आप इस चीज़ को, डी की बेटी में अगर बी को मानता हूँ तो यहाँ बी आना चाहिए, जबकि बी तो ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है। उसने कह दिया पहले ही पॉइंट में कि बी एच के पति के बाएं दूसरा है, बी तो यहाँ आ चुका ऑलरेडी। तो अब मुझे खुद बता दो कि डी की बेटी कौन होगी? डी की बेटी आपकी ई हो जाएगी, और जब यहाँ ई आ गया तो बच क्या रहा था आपका बी, वो यहाँ आ जाएगा। पूरी की पूरी ब्लड रिलेशन वाली पजल तो बन गई, सिटिंग अरेंजमेंट और करना है। तो
डी की बेटी एफ के दाएं, तो एफ के डी की बेटी कौन है, ई, एफ के दाएं, ये हो गई दूसरी। अब ई से रिलेटेड कोई पॉइंट था क्या, जी तथा ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच और जी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, एच और जी के बीच क्या बैठता है, एक व्यक्ति बैठता है। तो एच और जी को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या फिर हम यहाँ रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं एच और जी से रिलेटेड। एफ एच के पति के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट तो हमने पूरा पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट डी की बेटी एफ के दाएं दूसरी, एफ जी की बहन है, एच के पति का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर पढ़ के ये पजल बन चुकी है। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ए और एफ के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, ये भी हमने कर लिया है। ए जी का पिता है, एच का भाई डी एच की माँ के बाईं और अगला है, एच का भाई डी, एच का भाई जो डी है एच की माँ के बाईं और अगला, एच की माँ कौन है, बी, तो बी का बायां किधर होगा, ये, तो यहाँ पे कौन आ गया आपका एच, सॉरी एच का भाई डी, यहाँ पे आपका आ गया डी। एच का भाई जो डी है वो एच की माँ कौन है, बी के बाईं और अगला है। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद एच की माँ और ई के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, एच की माँ और ई के बीच एक व्यक्ति ऑलरेडी बैठा हुआ है। क्लियर है, ठीक। उसके बाद एच और जी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है, एच और जी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, तो एच और जी अब यहाँ तो आ नहीं सकते, तो एच और जी या तो यहाँ हो सकते हैं या फिर यहाँ हो सकते हैं। फिर आगे हम देख रहे हैं, अभी क्लियर नहीं है ये बात, एच और जी के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठता है और जी तथा ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी और ई निकटतम पड़ोसी नहीं है, इतनी भी बात कह दी। तो एच और जी को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से, एच का जेंडर और जी का जेंडर क्या है, महिला, और बी के पास कोई महिला आनी नहीं है, तो ना तो यहाँ एच आ सकता ना यहाँ जी आ सकता। तो जब एच और जी यहाँ नहीं आ सकते तो एच और जी की यहाँ पे जगह बची ना फिर सीधी, क्योंकि एच और जी के बीच में एक व्यक्ति है। क्लियर है, तो एच यहाँ होगा कि यहाँ होगा, उसने कह दिया क्या कि जी निकटतम पड़ोसी नहीं है ई का, तो हम यहाँ पे जी को नहीं रख सकते, तो जब यहाँ जी को नहीं रख सकते तो एच को तो रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया जी। अब देखो ध्यान से, एच और जी के बीच में एक व्यक्ति है, बचा हुआ व्यक्ति कौन सा है, सी, तो वो यहाँ आ गया। आसान थी पजल, बस थोड़ा सा टाइम लगा समझाने में, ठीक है। और इसको वही कर सकता है, अब एग्ज़ाम में अगर ये सामने आ गई तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, लेकिन जिसने एक बार कर लिया इस तरीके का क्वेश्चन फिर मुश्किल नहीं आएगी। पजल हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक। सी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था, सबके जेंडर क्लियर है, देखो ध्यान से, सब पे प्लस माइनस आ रहा, सी पे नहीं आ रहा। अब सी का जेंडर इस पॉइंट से क्लियर हो गया कि बी के पास कोई महिला नहीं है, तो सी जाहिर सी बात है फिर महिला नहीं होगा, कौन होगा, पुरुष। अब इनके जेंडर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बी कौन है, महिला है, ठीक है, डी कौन है, ये पुरुष है, ई कौन है, महिला है, एच कौन है, एच जो है ये भी महिला है, एफ कौन है, एफ भी महिला है, जी कौन है, जी भी महिला है, और ए कौन है, ये पुरुष है। तो इस तरीके से जेंडर भी आ गए, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों चीज़ आपके सामने हैं, पजल कंप्लीट हो गई। पजल कंप्लीट होना मतलब क्वेश्चन आप जितने भी बचे हैं आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ए की स्थिति उसकी सास के सापेक्ष क्या है, सास के सापेक्ष, ए की सास कौन है, बी। अब बी के सापेक्ष ए की स्थिति बतानी है, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। ए की सास बी तो है, इसकी ये पत्नी और माँ, पत्नी की माँ कौन होती है, सास। तो बी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या है जी, देखो ध्यान से, दाएं को पहला दूसरा, दाएं को दूसरा, यानी कि सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, दाएं को दूसरा, ऑप्शन नंबर डी। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डी की बेटी निम्नलिखित में से कौन है। तो डी की बेटी कौन है जी, ई है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, ए के ग्रैंड चाइल्ड के संबंध में ए का स्थान। ए का ग्रैंड चाइल्ड कौन है, सी। तो सी के संबंध में ए का स्थान पूछ रहे हैं, तो सी के संबंध में ए का स्थान क्या हो गया, तुरंत दाएं, इमीडिएट राइट। तो है कोई ऐसा ऑप्शन, दाईं बगल, ऑप्शन नंबर ए ही है। अगला प्रश्न क्या है, जी और उसके अंकल के बीच कितने लोग बैठे हैं। जी और उसके अंकल की बात हो रही है, तो जी ये है, जी का अंकल कौन है। देखो जी का अंकल का मतलब क्या होता है, अंकल इंग्लिश वर्ड, इसलिए मैंने ब्लड रिलेशन में साफ साफ आपको बताया है कि इन वर्डों को ध्यान रखना। अंकल ऐसे ही लिख के चला आता है, तो अंकल का मतलब चाचा ही नहीं होता, अंकल का मतलब मामा भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे जी का तो अंकल, अंकल मतलब चाचा तो इसमें आ ही नहीं रहा, मामा तो आ रहा है। ये इसकी माँ है और ये इसका भाई, माँ का भाई कौन होता है, मामा, और मामा को हम अंकल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो यानी कि डी की स्थिति पूछ रहा है,
जी और उसके अंकल के बीच कितने लोग बैठे हैं, यानी कि जी और डी के बीच में कितने लोग हैं, तो जी आपका ये है, डी आपका ये है, तो जी और डी के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं। इधर से गिनोगे तो भी 3 आएंगे, इधर से गिनोगे तो भी 3 आएंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये आप अपने आप कर सकते हैं, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, बस पजल को बनाना होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, और ये पजल टाइम टेकन होती हैं। एक बार में अगर आपने पहले खुद से प्रयास करके देखा होगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई होगी कैसे बनेगा। तो तरीका, हर चीज़ का तरीका सीखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली पजल की ओर। अगली पजल क्या कहती है आपकी, अगली पजल को देखते हैं। नेक्स्ट पजल आपकी बोर्ड पे लग चुकी है, तो पहले आप खुद से बनाने का प्रयास करें कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक आपको कराया हुआ है अच्छे से, सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, उसमें साथ साथ आपके जो हैं वो बैंकों के नाम यानी कि व्यवसाय जोड़ दिए, कौन सा किस बैंक से व्यक्ति है। IBPS PO 2013 में पूछी गई ये पजल है। विभिन्न बैंकों यथा बैंकों के नाम दिए हुए हैं, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, PNB, देना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, 8 जो हैं आपके कितने बैंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंक दिए हुए हैं। 8 व्यक्ति 4-4 लोगों वाली 2 समांतर पंक्तियों में इस तरीके से बैठे हैं कि अगल बगल के व्यक्ति के बीच समान दूरी है। ठीक है, पंक्ति फर्स्ट में ABCD बैठे हैं, सभी का मुंह दक्षिण की ओर है। तो इस तरीके से आप पहले लाइन खींच लेंगे, ये हो गई आपकी पंक्ति फर्स्ट। इस पंक्ति फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इस पंक्ति फर्स्ट में आपके ABCD व्यक्ति बैठे हैं और इनका फेस किधर है, दक्षिण की ओर है। क्लियर है। और फिर आगे दिया हुआ है कि पंक्ति सभी का मुंह दक्षिण की, पंक्ति सेकंड में PQRST बैठे हैं। पंक्ति सेकंड दी हुई है, ये पंक्ति सेकंड हो गई। इस पंक्ति सेकंड में आपके कौन कौन बैठे हुए हैं, पंक्ति सेकंड में आपके बैठे हुए हैं PQRST, PQRT, S नहीं है, PQR और T। ठीक है, ये बैठे हुए हैं और इनका फेस किधर है, उत्तर की ओर, यानी कि इनका दक्षिण की ओर, इनका उत्तर की ओर, तो एक दूसरे की ओर आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, लेकिन आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं, सभी के बीच समान दूरी है। ठीक, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। C बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठा है। तो C कौन सी पंक्ति में है, C इस पहली पंक्ति में, तो ये आपका C किसके दाएं बैठा है, C बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति के दाएं बैठा है। यानी कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, मान लिया हमने ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति हो गया और इसके दाएं, अब ये जब दक्षिण की ओर देख रहा है तो इस पंक्ति के लिए राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया, और इस पंक्ति के लिए ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। क्लियर है जी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पे C बैठा हुआ है, तो पहला और दूसरा ये आपका आ गया C। क्लियर हो गया। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, R उस व्यक्ति के बगल में बैठा है जिसका मुंह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर है। यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति ये है, इसके सामने जो बैठा हुआ है, R इस व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ है, R उस व्यक्ति के बगल में, तो R इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है। ठीक, तो 2 कंडीशन बननी, तो 2 कंडीशन को एक साथ लेके चलो। मैंने पहले ही बताया है लास्ट वीडियो में, जितनी भी कंडीशन बनती है उसको एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति माना है, ये पहला और दूसरा, ये आपका पहला और दूसरा, ये हो गया आपका C। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर एक तरफ हमने R को इधर मान लिया है और एक तरफ मैंने R को इधर मान लिया है। जो भी पजल सही बनेगी उस पर वर्क करेंगे और जो जहाँ गलत हो जाएगी उसको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट क्या कहा है उसने, R व PNB के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। R और PNB के बीच एक व्यक्ति, अब देखो 4 के 4 व्यक्ति इस पजल में तो आ चुके कि नहीं आ चुके, 4 के 4 व्यक्ति यहाँ पे ऑलरेडी C है, तो 4 व्यक्ति आ गए। R और PNB के बीच एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे जो होगा ये R हो गया और यहाँ पे 1 2 ये हो गया PNB। R और PNB के जो PNB बैंक से होगा उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्लियर है। और इस वाली पजल में कैसे करेंगे, R और PNB के बीच में 3 व्यक्ति आ गए हैं, तो एक व्यक्ति अगर इधर हो सकता है और एक व्यक्ति इधर हो सकता है। यहाँ पे भी 2 कंडीशन आ रही हैं, तो एक कंडीशन में मैंने इसको PNB को इधर मान लिया, तो ये हो गया आपका PNB। ठीक है, R और PNB के बीच एक व्यक्ति हो गया। ठीक, और इधर भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं, आगे अगला पॉइंट क्या कहा है उसने,
आर और पीएनबी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। पीएनबी के व्यक्ति के बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह केनरा बैंक के व्यक्ति की ओर है। पीएनबी के बगल में जो बैठा हुआ है, पीएनबी के बगल में यहाँ पे जो बैठा हुआ है, क्योंकि इधर तो कोई आएगा नहीं, उसका मुंह केनरा बैंक के व्यक्ति की ओर है, तो ये कौन हो गया, कैनरा से हो जाएगा सी। पीएनबी के बगल में एक व्यक्ति यहाँ हो गया, तो यहाँ कौन हो जाएगा आपका कैनरा की, यानी कि ये जो है कैनरा बैंक से हो जाएगा कौन, सी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये दिया हुआ है यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह ओबीसी के व्यक्ति की ओर है, यानी कि यूको और ओबीसी वाले आमने सामने बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो हो नहीं सकते, यहाँ नहीं हो सकते, यहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि ऑलरेडी रखा हुआ है। तो यूको और ओबीसी यहीं पे होंगे, यूको बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। यहाँ इस वाली पजल में यहाँ पे हो सकते हैं, और कहीं तो आ ही नहीं सकते। अब कहाँ आएंगे वो चीज़ देखते हैं। ठीक, आर ओबीसी से नहीं है, आर जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, तो आर जब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है तो फिर कौन से होगा, यूको से होगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस वाली पजल में अगर बात करें तो ये आपका आर कौन से बैंक से हो जाएगा, आर, क्योंकि उसने मना कर दिया है कि आर जो है वो यूको ओबीसी से नहीं है, तो ओबीसी से नहीं है तो फिर यूको से हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ओबीसी बैंक। क्लियर हो गया। आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं, पी पीएनबी से नहीं है, पी जो है पीएनबी से नहीं है, तो पी आपका यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। इस वाली पजल में पी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। आगे पढ़ते हैं, अभी कहाँ आएगा, पी का मुंह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर नहीं है। पी का जो मुंह है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, पी यहाँ नहीं आएगा, पी यहाँ पे हो गया। और इस वाली पजल में पी यहाँ नहीं आ सकता, तो पी क्लियर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि पी पीएनबी से है नहीं, और पी का मुंह बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति की ओर नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, क्यू का मुंह देना बैंक के व्यक्ति की ओर है। क्यू का जो मुंह है वो देना बैंक के व्यक्ति की ओर है, तो क्यू को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पी क्यू आर टी तो आने यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं हो सकता क्यू, क्योंकि यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति बैठना है, और उसने कह दिया कि क्यू का जो फेस है वो देना बैंक के व्यक्ति की ओर है, तो क्यू को यहाँ मानना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका देना बैंक। और इस वाली पजल में क्यू को कहाँ माना जाए, क्यू को हम यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर मानेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, तो यहाँ पे हमने ये पीएनबी से जो है यहाँ पे हमने मान लिया क्यू को, और क्यू का मुंह जो है वो देना बैंक के व्यक्ति की ओर है। क्लियर हो गया, इतनी बात दी हुई है। जिसका मुंह एस की ओर है वह ए के बाईं बगल में बैठा है। जिसका मुंह एस की ओर है वो किसके, जिसका मुंह एस की ओर है ए के बाईं बगल में है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी क्यू आर, तीन व्यक्ति आगे बचा हुआ एस हो गया। अब जिसका मुंह एस की ओर है वो ए के बाईं बगल में है, तो ए की बाईं बगल किधर होगी, ए इधर मानना पड़ेगा, ए आपका इधर मानना पड़ेगा, ए की बाईं बगल इधर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पंक्ति के लिए बायां इधर है। और इस वाली पजल की बात करें हम, क्यू का मुंह जो है उसने कह दिया क्यू का मुंह देना बैंक के व्यक्ति की ओर है, जिसका मुंह एस की ओर है वह ए के बाईं बगल में है, तो एस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ ए आ जाएगा, जिसका मुंह एस के सामने वो ए की बाईं बगल में। अभी तक दोनों पजल सही चल रही हैं, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, बी पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। बी किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो बी यहाँ पे नहीं हो सकता, तो फिर बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस वाली पजल में और इस वाली पजल में बी दोनों पंक्ति के छोरों पर आ रहा है, तो ये वाली पजल तो हो रही है गलत, इस पे वर्क नहीं करना। अब बाई चांस अगर हम इसको लेके चलते, पहले जैसे हमारे मन में एकदम से तो नहीं आता कि किसकी पोजीशन कहाँ होगी, अगर ये पजल लेके चलते तो अब यहाँ गलत हो जाती, फिर इसको दोबारा से यहाँ पे रख के देखना पड़ता है। तो इसलिए दोनों चीज़ साथ में लेके, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, समझ में आया। तो अब इस पजल पे वर्क करना है केवल, तो बी एक छोर पे नहीं है, इस वाले में तो एक छोर पे आ रहा था। आगे क्या दिया हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति का मुंह सिंडिकेट बैंक के व्यक्ति की ओर नहीं है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के व्यक्ति का मुंह जो है वो सिंडिकेट बैंक की तरफ नहीं है, तो ये सिंडिकेट बैंक नहीं हो सकता, तो सिंडिकेट बैंक आपका यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका सिंडिकेट बैंक, ठीक है, ये आपका सिंडिकेट बैंक हो गया, ये पीएनबी हो गया। अब देखो पी क्यू आर एस तो आ चुके हैं, पी क्यू आर एस आपके आ चुके हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे पी क्यू आर एस थे, टी नहीं था, ठीक है, पी क्यू आर एस थे, टी नहीं है ये, ठीक। तो पी क्यू आर एस आ गए चारों, ए बी सी आ गए, बची हुई एक जगह है तो वो किसकी होगी, डी की होगी।
बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आ चुका है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, देना आ गया, कैनरा आ गया, सिंडिकेट, पीएनबी, यूको। एक बैंक बच रहा है, कौन सा बच रहा है देखो जी, कैनरा आ चुका है, पीएनबी आ चुका है, सिंडिकेट, यूको आ गया, देना बैंक भी आ चुका है, उसके बाद ओबीसी भी आ चुका है, इंडियन बैंक बचा, तो ये एस क्या हो गया, इंडियन बैंक से हो गया। तो पज़ल पूरी कंप्लीट हो गई। अब जो गलत थी इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पज़ल आपके सामने बन चुकी है। ये थोड़ी सी लेंथी पज़ल है, ये पीओ में पूछी हुई है, पीओ लेवल की, समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर करनी आ गई तो फिर अच्छे से आप कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो इसमें क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ए के संबंध में बताना है। पहला ऑप्शन है यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह एक ही ओर है। क्या यूको बैंक के व्यक्ति का मुंह एक ही ओर है क्या? नहीं है। तो ये कैसा हो गया पॉइंट आपका, ये ऑप्शन गलत हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति का मुंह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति जो है वो ए के बगल में बैठा है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का व्यक्ति ए के बगल में बैठा है, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आर और पीएनबी के व्यक्ति के बीच कौन बैठा है। आर और पीएनबी के बीच कौन बैठा है? आर ये है, पीएनबी ये है, तो आर और पीएनबी के बीच कौन बैठा है? एस बैठा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप अपना आप कर सकते हैं। तो पज़ल को एक बार बनाना, पज़ल आपकी बन गई 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली पज़ल की ओर। अगली पज़ल क्या कह रही है, तो अगली पज़ल देखते हैं। अगली पज़ल आपकी बोर्ड पे लग चुकी है, तो पहले खुद से आप प्रयास करके देखें इसको। और ये पज़ल मैंने इसलिए ऐड की है, एक बच्चे ने पूछी है, नाम उसका वकील है। ठीक है, उसने पूछी है ये। ठीक, अगर वीडियो देख रहे हैं कमेंट में हाज़िरी दे देना कि हाँ सर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 भुजाओं के किनारों पर तथा 4 भुजाओं के मध्य में है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सिटिंग अरेंजमेंट वाली पज़ल है, साथ साथ में उसने सब्जेक्ट और जोड़ दिए हैं। एक वर्गाकार मेज है, इसमें 8 व्यक्ति इसके चारों ओर बैठे हैं। 4 तो बैठे हैं कहाँ पे? 4 बैठे हैं किनारों पे और 4 बैठे हैं इसके मध्य में। ठीक है, इस तरीके से 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। आगे कंडीशन क्या दी हुई है कि जो भुजाओं के किनारे पर बैठे हैं उनका मुंह केंद्र की ओर है। ये अगर सेंटर है तो ये जो किनारे पे आपके बैठे हैं ये किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर, किनारे पे बैठे हुए। और जो किनारों केंद्र से बाहर की ओर देख रहे हैं कौन? जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो भुजाओं के मध्य में ये किधर देखेंगे? बाहर की ओर देखेंगे। ठीक, ये किधर देखेंगे? बाहर। तो जो केंद्र की ओर देख रहे हैं उनके लिए दायां क्या हो जाएगा? घड़ी की विपरीत दिशा। और बायां क्या हो जाएगा? घड़ी की दिशा। ठीक है, लेफ़्ट क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको सारी चीज़ें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में बताई हुई हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन दोनों अच्छे करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक को अलग अलग विषय दिए हुए हैं। गणित, अंग्रेजी, हिंदी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिकी, इतिहास और भूगोल पसंद है, परंतु ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में। ऐसे ही नहीं कि ऐसे रख दिया कि ए को गणित रख दिया और बी को हिंदी और ऐसे ही ABCD इसमें बैठा दिए, इस तरीके से नहीं है। ठीक, पहला पॉइंट है सी उस व्यक्ति के बाएं तीसरा है जिसे भूगोल पसंद है, और जिसे भूगोल पसंद है उसका मुंह बाहर की ओर है। तो भूगोल पसंद वाला बाहर की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब बाहर की ओर भूगोल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी जहाँ आपकी मर्जी करे भूगोल को वहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया भूगोल। क्यों? क्योंकि जिसको भूगोल पसंद है वो बाहर की ओर देख रहा है, तो बाहर की ओर 4 व्यक्ति देख रहे हैं। जहाँ पे आपको पसंद, जहाँ पे आपको जो जगह अच्छी लग रही है वहाँ भूगोल रख सकते हैं। ठीक, तो सी उस व्यक्ति के बाएं तीसरा है। जब ये बाहर की ओर देख रहा है तो इसका बायां किधर होगा? इसका बायां बताओ किधर होगा? इसका बायां इधर की तरफ होगा। ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपका हो गया सी। जब ये बाहर की तरफ देख रहा है तो इसका बायां हाथ किधर हो जाएगा? इधर। तो सी जो है उस व्यक्ति के बाएं तीसरा है जिसे भूगोल पसंद है, और भूगोल पसंद वाला किधर देख रहा है? बाहर की ओर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सी और एच के मध्य 2 व्यक्ति बैठते हैं। अब सी एच के मध्य 2 व्यक्ति बैठते हैं, तो सी और एच के मध्य यानी कि 1 2 एच यहाँ भी हो सकता है। ठीक, और 1 2 व्यक्ति सी एच यहाँ भी हो सकता है। तो अब आप कह रहे हो कि आपने एच को यहाँ क्यों माना, यहाँ क्यों नहीं माना? तुरंत बनाओ दूसरी पज़ल, नहीं तो अगर वो गलत हो गई तो फिर आपका समय वेस्ट हो जाएगा। ये कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर। और ये कहाँ देख रहे हैं? केंद्र से बाहर की ओर।
ठीक है। यहाँ पे कौन था जिसको भूगोल पसंद है, और यहाँ कौन था आपका सी। तो सी और एच के बीच में दो व्यक्ति, एक कंडीशन तो ये हो गई और एक कंडीशन ये हो गई। यहाँ पे हमने मान लिया एच को, सी और एच के बीच में यहाँ भी दो व्यक्ति हैं। ठीक है जी। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जिसे गणित पसंद है वह एच के एकदम दाएं है। अगर एच ये है, एच का दायां ये, यहाँ पे जो भी व्यक्ति होगा उसको क्या पसंद होगा, गणित। और एच अगर ये है, इसका दायां किधर है, ये, तो यहाँ पे कौन होगा, जिसको गणित पसंद होगा। क्लियर हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसे रसायन शास्त्र पसंद है वह जी के दाएं दूसरा है। जी के दाएं दूसरा है, तो जी तो अभी आया ही नहीं है। और जी के बारे में और कोई बात कही हुई है उसने, क्या कि जी न तो एच और ना ही सी का निकटतम पड़ोसी है। जी सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो इसका मतलब जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ नहीं आ सकता। फिर इस वाली पजल में देख रहे हैं, क्योंकि सी का पड़ोसी नहीं है और एच का भी नहीं है, तो जी यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी। तो दो जगह बच रही हैं, कौन कौन सी, यहाँ पे, यहाँ पे। तो जी को यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ। तो इसके तुरंत बाद हमने एक पॉइंट देखा है कि जी को भूगोल पसंद नहीं है, तो यहाँ तो भूगोल पसंद वाला है, तो इसकी जी की पक्की जगह इस वाली पजल में यहाँ पे हो गई। और इस वाली पजल में अगर बात करूँ, जी सी का पड़ोसी नहीं है, जी जो है वो एच का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। ये दो जगह बची हुई हैं, ये दो जगह बची हुई हैं। और जी को भूगोल पसंद नहीं है, तो इन दोनों में से कहाँ रखा जाए जी को, क्योंकि एच का पड़ोसी नहीं है जी, इन दोनों जगह नहीं आ सकता और इन दोनों जगह नहीं आ सकता। तो एक कंडीशन में जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और जी को भूगोल पसंद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, तो उसको आगे पढ़ के देखते हैं। ए और जिसे रसायन शास्त्र पसंद है, ए और जिसे रसायन शास्त्र पसंद है उसके मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। ए और जिसे रसायन शास्त्र पसंद होगा उसके मध्य एक व्यक्ति है, तो अभी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। डी उस व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है जिसे भौतिकी पसंद है। डी उस व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, तो ये भी अभी डी भी नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। जी को भौतिकी पसंद नहीं है, जी को भौतिकी पसंद नहीं है, तो यहाँ भौतिकी नहीं आ सकता। आगे अगला पॉइंट देख रहे हैं। ई को इतिहास पसंद है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई को इतिहास पसंद है और ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जिसे हिंदी पसंद है वह ई का निकटतम पड़ोसी है, जिसे जीव विज्ञान पसंद है वह एफ का निकटतम पड़ोसी है। इतनी बातें दी हैं। अब इनसे रिलेटेड तो कोई पॉइंट दिया नहीं, तो अब कैसे करेंगे। तो देखो, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो चुका है कि सी इस व्यक्ति के बाएं तीसरा है जिसे भूगोल पसंद है। जिसे भूगोल पसंद है उसका मुंह बाहर की ओर है। सी और एच के मध्य केवल दो व्यक्ति हैं, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर चल रहा है। और जिसे गणित पसंद है वह एच के एकदम दाएं हैं, ठीक है। जिसे रसायन शास्त्र पसंद है वह जी के दाएं दूसरा है, ये पॉइंट हमने छोड़ दिया है। जिसे रसायन, तो जी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो यहाँ पे इसको क्या पसंद होगा, रसायन पसंद होगा, रसायन शास्त्र। और जी ये है, तो जी के दाएं अगर मैं बात करूं कि जी के दाएं दूसरा है कौन, जिसे रसायन शास्त्र पसंद है, तो जी अगर यहाँ है तो पहला दूसरा, यहाँ तो ऑलरेडी गणित रखा है। और इस कंडीशन में जी यहाँ पे भी तो आ रहा था एक, तो अगर मैं जी को यहाँ पे मानता हूँ तो पहला दूसरा यहाँ ऑलरेडी भूगोल रखा है, तो ये वाली कंडीशन तो बन रही गलत। सही कौन सी चल रही है, ऊपर वाली, तो फिर इसको तो हटा ही दो। जब ये कंडीशन ही गलत हो गई तो बस केवल किस पे वर्क करना, ये सही बन रही, इसको वर्क करते चले जाओ, यही सही हो जाएगी। आगे पढ़ रहे हैं क्या कि जिसे गणित पसंद है वह एच के एकदम दाएं हैं, ये एक पॉइंट हो चुका था। जिसे रसायन शास्त्र पसंद है वह जी के दाएं दूसरा, ये भी हो गया। जी न तो एच और ना ही सी का निकटतम पड़ोसी, ये भी हो गया। जी को भूगोल पसंद नहीं है, यहाँ तक पूरी पजल हो चुकी है। ए जिसे रसायन शास्त्र पसंद है, ए जिसे रसायन शास्त्र पसंद है उनके मध्य एक व्यक्ति बैठता है। ए को और जिसे रसायन पसंद है उनके मध्य एक व्यक्ति है, तो ध्यान से अगर देखो यहाँ रसायन पसंद करने वाला सी है और ए के बीच, यानी सी और ए के बीच एक व्यक्ति है, तो ए को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जी रखा हुआ है, तो फिर ए को कहाँ रखा जाएगा, यहाँ, क्योंकि जिसको रसायन पसंद है और ए के बीच में एक व्यक्ति आना चाहिए। ए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तक हमारी पजल कंप्लीट हो गई है। फिर आगे डी उस व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है जिसे भौतिकी पसंद है। अब जिसे भौतिकी पसंद है उसके एकदम बाएं बैठा है, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ भौतिकी तो यहाँ डी आना चाहिए, जबकि यहाँ ऑलरेडी सी रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ भौतिकी मानता हूँ तो यहाँ पे ये तुरंत बाएं ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, लेकिन भूगोल है, उसने कहा है सी का निकटतम पड़ोसी, सॉरी यहाँ था डी उस व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है जिसे भौतिकी पसंद है, जिसे भौतिकी पसंद है उसके तुरंत, और आगे जी को भौतिकी पसंद नहीं है, ये पॉइंट दे दिया, तो इसका मतलब भौतिकी वाला यहाँ नहीं आ सकता,
भौतिकी वाला यहाँ नहीं आ सकता। तो फिर भौतिकी किसको माना जाए, भौतिकी किसको माना जाए बताओ। डी उस व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है जिसे भौतिकी पसंद है। तो यहाँ पे अगर देख लिया जाए डी उस व्यक्ति के, तो इस वाली पजल में डी कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसका बायां ऑलरेडी एच है। तो यहाँ इस एच को अगर भौतिकी पसंद मान ली जाए कि एच को भौतिकी पसंद है, तो इसके बाएं कौन बैठा है, डी, वो यहाँ आ जाएगा बाएं। और कहीं तो एडजस्ट हो ही नहीं पा रहा था। क्यों, अगर मैं भौतिकी इसको मानता हूँ पसंद, तो इसका बायां यहाँ ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। यहाँ अगर भौतिकी रखी जाती तो इसका बायां ऑलरेडी कौन रखा हुआ है, सी रखा हुआ है। तो इसको पसंद है नहीं भौतिकी, और यहाँ ऑलरेडी भूगोल रखा हुआ है। तो फिर कौन सी कंडीशन बच रही थी, ये वाली। तो हमने क्या किया, इस एच को क्या मान लिया कि एच को जो है वो भौतिकी यानी कि फिजिक्स पसंद है, और इसके बाएं कौन बैठा है, डी बैठा है। क्लियर है जी। जी को भौतिकी पसंद नहीं, ये यहाँ तक पजल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ई को इतिहास पसंद है, ई जो है उसको इतिहास पसंद है। तो ई कहाँ आ सकता है, देखो ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है। ई यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि उसको इतिहास पसंद है। तो दो जगह यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा, आगे हम देख रहे हैं ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ई आपका यहाँ हो गया, और ई को क्या पसंद हो गया, इतिहास पसंद हो गया। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये हो चुका है। जिसे हिंदी पसंद है वह ई का निकटतम पड़ोसी है। ई का निकटतम पड़ोसी यहाँ ऑलरेडी रसायन रखा हुआ है, तो एक पड़ोसी ये भी तो है, तो इसको क्या पसंद होगी, हिंदी पसंद होगी। ठीक है जी। आगे पॉइंट, जिसे जीव विज्ञान पसंद है वह एफ़ का निकटतम पड़ोसी है। एफ़ का निकटतम पड़ोसी जिसे जीव विज्ञान पसंद है। ठीक है। तो एफ़ को मैं यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, अगर मैं एफ़ को यहाँ रखता हूँ तो इसके बराबर में ऑलरेडी रसायन है, इसके बराबर में गणित है, तो जीव विज्ञान कहाँ आएगा। तो फिर एफ़ को यह मान लो यहाँ, और एफ़ के बराबर में जो पड़ोसी है उसे जीव विज्ञान पसंद है, तो ये हो गया जीव विज्ञान। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो क्या रह गया, ए आ चुका है आपका, ठीक, और उसके बाद बी रह चुका है, तो बी यहाँ आ जाएगा। ए भी आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, और उसके बाद ई भी आ चुका है, एफ, जी और एच। तो व्यक्ति तो सारे आ गए। अब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, गणित आ गया है, भौतिकी, जीव विज्ञान, भूगोल, हिंदी, इतिहास, रसायन। एक सब्जेक्ट बचा हुआ है, वो क्या बचा हुआ है आपका, अंग्रेजी। तो बी को क्या पसंद हो जाएगी, अंग्रेजी। ठीक है। इस तरीके से पजल करनी ही है। समझाने में समय लगेगा, बस करने का तरीका सीखना है आपको। अब एक बार इसको देखने के बाद इस पजल को अगले दिन को या थोड़ी देर बाद खुद से बना के देखना, ज़रूर करना ये काम खुद से बनाने का, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है। क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रहता, क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्न में से किसे भूगोल पसंद है, तो भूगोल किसको पसंद है जी, एफ़ को पसंद है। नेक्स्ट क्या है कि बी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप इसको अपने आप करना। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है, अपने आप कर लेना। जब एक बार बन जाती है पजल तो क्वेश्चन करने में कुछ नहीं रहता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगली पजल की ओर, और इस वीडियो की जो लास्ट पजल है उसको देख लेते हैं कि वो पजल क्या कहती है। नेक्स्ट पजल आपके बोर्ड पे लग चुकी है। ठीक है। तो आइए पहले इसको, अगर आप खुद से प्रयास कर सकते हैं तो करें, और अगर नहीं हो रही तो फिर वीडियो को रिज्यूम करें और फिर देखें। ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट ने भेजा था, शुभम नाम है उनका। ठीक, अगर वीडियो देख रहे हैं तो हाज़िरी ज़रूर लगा दें कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर मेरा क्वेश्चन हो गया है। 8 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, तो ये भी सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, मैंने बताया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत अच्छे से। तो उत्तर की ओर पहले लाइन खींच लो, निशान पहले से मत लगाओ कि 8 निशान लगा लिए। सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो ज़रूर देखना इस पजल को करने से पहले, तभी ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी। उत्तर की ओर फेस है तो ये वाला छोर हमारा लेफ़्ट हो जाएगा और ये वाला छोर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। ठीक, ये वाला छोर लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। 8 व्यक्ति हैं, निशान अपने आप लगते चले जाएंगे। ठीक, उनमें से प्रत्येक एक भर्ती परीक्षा पास की है, उनमें से प्रत्येक ने एक भर्ती परीक्षा पास की है और अलग अलग महीनों में की है। ठीक है, महीने दिए हुए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से अगस्त तक 8 महीने दिए हुए हैं। में कार्यालय में ज्वाइन करना है, पर ज़रूरी नहीं इसी क्रम में। इन्होंने प्रत्येक ने एक भर्ती परीक्षा पास की है और इनकी ज्वाइनिंग अलग अलग महीने में हो रही है, जनवरी से लेके अगस्त तक। किसी की जनवरी में, किसी की फरवरी में, यही पता करना है आपको, इसी क्रम में नहीं है, कभी ऐसे ही रख दो। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जी उस व्यक्ति के दाएँ को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसने मई में ज्वाइन करना है।
ठीक है। ये मैंने मान लिया मई, यहाँ पे मान लिया मई कि मई में ये व्यक्ति यहाँ पे जो भी आएगा इसने मई में ज्वाइन किया है, ठीक। और जी इस व्यक्ति के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया आपका जी। तो जी मई में ज्वाइन करने वालों के दाएं तीसरे स्थान पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त में ज्वाइन करने वाला व्यक्ति जी के दाएं दूसरा है, जी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, ये कौन हो गया, जो अगस्त में ज्वाइन कर रहा है। किधर ज्वाइन कर रहा है, अगस्त में, जी के दाएं दूसरा, ठीक। आगे हम बढ़ रहे हैं, आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है ए व ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, ए और ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, और अगली ही कंडीशन में ये कह दिया है ए या ई जी के बगल नहीं बैठे, ठीक। और एक पॉइंट और है, ए या ई की ज्वाइनिंग मई और अगस्त में भी नहीं हुई, अगल बगल बैठे हैं, ठीक है। तो अगल बगल की अगर मैं बात करूं तो एक जगह ये है और एक जगह आपकी ये है, लेकिन उसमें अगले ही पॉइंट में ये कह दिया कि अगल बगल तो बैठे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ए या ई की ज्वाइनिंग ना तो मई में हो रही है ना अगस्त में हो रही है, और ना ही ए या ई जी के पड़ोसी हैं। तो ए यहाँ नहीं आ सकता, ए यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, ए ई यहाँ भी नहीं आ सकता, ए ई यहाँ भी नहीं आ सकता, और दोनों आने एक साथ हैं। तो कितने निशान लग चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 निशान बचे हुए हैं। तो या तो ए ई आपके इधर हो सकते हैं, किधर हो सकते हैं, ए ई, ठीक, यहाँ पे रख दिया। अब आप ये कहोगे कि ए ई हमने इधर ही क्यों माने, हम उधर भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ए ई को ऐसे ही क्यों माना, ई को इधर क्यों नहीं किया, ए को इधर क्यों नहीं किया। तो अब इसकी मैंने वही बताया कि तुरंत कंडीशन बना के चलो। यहाँ पे आपका मई रखा हुआ था, और ये पहला दूसरा तीसरा ये आपका जी था, और जी के दाएं दूसरा जिसकी अगस्त में ज्वाइनिंग हो रही थी, ठीक है, जिसकी अगस्त में ज्वाइनिंग हो रही थी। और एक कंडीशन में हमने ई को इधर मान लिया, ए को इधर मान लिया, और ई ए इधर भी तो जा सकते हैं। तो तुरंत बनाओ, समय बचाने के लिए ये हमें करना ही पड़ेगा। ये हो गया मई, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया आपका जी, पहला दूसरा ये अगस्त में जिसकी ज्वाइनिंग है, और यहाँ पे हो गया आपका ए ई, और एक कंडीशन में ई ए इधर भी हो सकता है। तो चारों कंडीशन को लेके चलो, ठीक है। अब आप कह रहोगे इसमें तो समय लग रहा है, ये समय तो लग रहा है, लेकिन ये आपको अभी फ़ायदा पता चलेगा। अगर बाई चांस ये गलत हो जाए और हम इस पर ही वर्क करते रहें तो फिर हमें दोबारा बनानी पड़ेगी ना, ठीक, इसलिए तो हम कर रहे हैं। यह आपका क्या हो गया, जी हो गया, और ये आपका हो गया पहला दूसरा, ये हो गया आपका अगस्त, और एक कंडीशन में हमने ई को इधर मान लिया, एक में ए को इधर मान लिया। चारों को वर्क करेंगे, जो गलत हो जाएगी उसे वहीं पे छोड़ देंगे, ठीक। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है कि ए और ई एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। ए या ई की ज्वाइनिंग ना तो मई में हुई है ना अगस्त में हुई है, और ए या ई जी का पड़ोसी भी नहीं है। तो ये कंडीशन सारी की सारी अभी तक सारी की सारी चारों कंडीशन में फॉलो हो रही हैं। फिर आगे हम पढ़ रहे हैं, एच उस व्यक्ति के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है जिसकी ज्वाइनिंग जनवरी में है, ठीक है, जिसकी ज्वाइनिंग जनवरी में है। एच उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पे है। तो अभी इस पॉइंट को रहने दो, ठीक। ए या ई की ज्वाइनिंग जनवरी में नहीं है, ना तो ए की ज्वाइनिंग जनवरी में ना ई की ज्वाइनिंग जनवरी में। तो ठीक है, ध्यान से। अब अगर मैं यहाँ पे जनवरी मान लूँ, यहाँ पे अगर मैंने जनवरी मान लिया, ठीक, तो जब यहाँ जनवरी मैंने मान लिया तो एच उस व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पे है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ एच हो सकता है, ठीक। और अगर मैंने यहाँ किसको मान लिया, यहाँ किसको मान लिया, जनवरी को, तो फिर पहला दूसरा तीसरा यहाँ भी तो एच हो सकता है इस दोनों पजल में। लेकिन इसके तुरंत बाद ही एक पॉइंट दे दिया कि एच की ज्वाइनिंग अगस्त में नहीं है, तो इसका मतलब एच नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, तो एच को यहाँ रख दो। और एच किस व्यक्ति के, एच जो है उस व्यक्ति के दाएं तीसरा है जिसकी ज्वाइनिंग जनवरी में होनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जनवरी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनवरी, पहला दूसरा तीसरा। क्लियर हो गया। इस वाली पजल में, इस वाली पजल की अगर मैं बात करूं, ए या ई की ज्वाइनिंग तो जनवरी में है नहीं, तो फिर इससे यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, जनवरी, और इसका पहला दूसरा तीसरा ये हो गया एच। इस वाली कंडीशन में यहाँ पे जनवरी मानना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा ये हो गया आपका एच। और इस वाली कंडीशन में यहाँ पे जनवरी मानना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा ये हो गया एच। क्योंकि अगर मैं जनवरी को यहाँ मानता हूँ तो फिर यहाँ एच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एच की ज्वाइनिंग अगस्त में नहीं है। चारों पजल अभी तक सही चल रही हैं, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग जुलाई में है उसके और ई के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग जुलाई में है
उसके जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग जुलाई में है उसके और ई के बीच 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, पहला दूसरा। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी ज्वाइनिंग कब हो रही है, जुलाई में हो रही है, ठीक। इस वाली कंडीशन में पहला दूसरा, यहाँ ऑलरेडी जनवरी रखा है, ख़त्म, खल्लास हो गई ये पजल, इस पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ई और जुलाई के बीच में 2 व्यक्ति हैं जिसकी ज्वाइनिंग जुलाई में हो रही है। तो अगर मैं ई को यहाँ ले रहा हूँ तो 1 2, यहाँ तो ऑलरेडी जनवरी आ चुका, मिटा दो, इस पे वर्क ही नहीं करना। इस वाली कंडीशन में बात करूँ मैं, ई तो 2 व्यक्ति यहाँ बीच में हो गए, तो यहाँ क्या आ गया आपका जुलाई। और इस वाली कंडीशन में 2 व्यक्ति बीच में हो जाएंगे, 1 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सॉरी 1 2, ये आ जाएगा आपका जुलाई। ये दोनों अभी तक सही चल रही हैं, ठीक। आगे जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग फरवरी में है वह डी के बाईं ओर बैठा है। जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग जो है वो फरवरी में है वो डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर। तो अब डी को कहाँ माना जाए, यहाँ अगर माना जाए तो यहाँ ऑलरेडी तो मई है, यहाँ माना जाए तो यहाँ जनवरी है, यहाँ माना जाए तो यहाँ हो सकता है डी के बाईं ओर फरवरी, यहाँ भी माना जाए तो यहाँ भी हो सकता है फरवरी, ठीक। आगे पढ़ते हैं अभी इसको। अगला पॉइंट है क्या, ई व बी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ई और बी के बीच, तो यहाँ पे तो आपका बी आ गया, ई और बी के बीच एक व्यक्ति बैठा है। सी जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा, ई अप्रैल के बाद ज्वाइन करेगा, जी ए के बाद ज्वाइन करेगा। इतनी बात दी हुई है। अब इस पॉइंट को रखना है हमें, ई और बी के बीच में उसने क्या कहा है, एक व्यक्ति है। और इस वाली गज़ल में देखो ई और बी के बीच में एक व्यक्ति हो गया, इस वाली गज़ल में ई और बी के, तो ये भी गलत हो गई। ई और बी के बीच में एक व्यक्ति आ ही नहीं रहा, तो ये भी आपकी कैसी हो गई, गलत हो गई। इन दोनों पे वर्क करना है, कौन सी सही बैठेगी। पॉइंट अभी हमें काफ़ी सारे पॉइंट बचे हुए हैं। वो वाला पॉइंट देखो कौन सा, जिसको हमने छोड़ा था कि जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग फरवरी में है वह डी के बाईं ओर बैठा है, डी के बाईं ओर बैठा है जिसकी फरवरी में ज्वाइनिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं डी मान लूँ तो ये हो जाएगा आपका फरवरी, ठीक। यहाँ पे भी डी माना जा सकता है, फरवरी यहाँ भी हो सकता है, ठीक। और तो कहीं डी नहीं आ सकता, क्लियर हो रहा है। तो एक कंडीशन इसकी और बन के आ रही है। फिर आगे हमने देखा, इसकी एक कंडीशन और बना लो, ए यहाँ पे आपका आ चुका था, ए आ चुका था, ये ई आ चुका था, यहाँ पे ये खाली था, ये मई हो गया, ये जनवरी हो गया, ये जुलाई हो गया, ये आपका जी है, ये एच है, और ये आपका अगस्त है, ठीक है। और फरवरी डी को यहाँ मान लिया, ये फरवरी हो गया। इतनी चीज़ दी हुई है। इस वाली कंडीशन में देखो कि डी को कहाँ माना जाए। इस वाली कंडीशन में डी के मानने की कहीं जगह है क्या, डी अगर मैं यहाँ मानूंगा तो यहाँ फरवरी, और डी यहाँ मानूंगा तो यहाँ इधर तो कोई है ही नहीं। डी को अगर यहाँ माना जाए तो यहाँ मई, डी को यहाँ माना जाए तो यहाँ जनवरी रखा हुआ है ऑलरेडी, डी को यहाँ माना जाए तो 9 व्यक्ति थोड़ी ना है, तो ये पजल भी कैसी है, गलत है। तो इसको भी हटा दो, वर्क इन दोनों पे करना है। अगला पॉइंट क्या है, जिस व्यक्ति की ज्वाइनिंग फरवरी में है वह डी के बाईं ओर बैठा है, ई व बी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है। ये यहाँ पे हमने ये इस पजल में जो ये बी रह गया है यहाँ पे, क्योंकि ई और बी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है। अब देखते हैं कि सी जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा। तो सी जुलाई से पहले किसी महीने में ज्वाइन करेगा, तो क्या मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ। इस वाली पजल में अगर बात करूँ, सी को यहाँ रखा जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं रखा जा सकता, ठीक, क्योंकि जुलाई से पहले कर रहा है। तो सी एक ही जगह बची हुई यहाँ पे, और जुलाई से पहले महीना आता है ना मई का, तो यहाँ पे सी हो गया। और इस वाली कंडीशन में अगर बात की जाए, सी को कहाँ रखा जाए, सी को यहाँ तो रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जुलाई रखा हुआ है, और यहाँ पे भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि सी जुलाई से पहले किसी महीने में। तो ये कंडीशन गलत बन रही थी, सही कौन सी बन रही थी, ये। तो अब आपके सारे व्यक्ति आ गए, केवल किसके, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई भी आ गया, एफ बचा, वो यहाँ हो गया। अब महीने कैसे कंप्लीट होंगे, अभी पजल बची हुई है कि ई अप्रैल के बाद ज्वाइन करेगा। ई जो है वो अप्रैल के बाद ज्वाइन करेगा। अप्रैल के बाद महीना कौन सा आता है, मई ऑलरेडी आ चुका है, जून नहीं आया है, जुलाई आ चुका है, अगस्त आ चुका है। तो जून नहीं आया है तो जून आपका यहाँ पे हो गया। क्यों, क्योंकि ई जो है वो मई के बाद किसी महीने में ज्वाइन कर रहा है। तो मई के बाद क्या आता है आपका, ई जो है, सॉरी अप्रैल के बाद मई आता है, जून, जुलाई, अगस्त। तो जून बचा हुआ था केवल, जुलाई ऑलरेडी आ चुका है, और अगस्त आ चुका है। और एक पॉइंट और था कि जी ए के बाद ज्वाइन करता है। जी और ए ही तो बचे हुए हैं, और महीने कौन से बचे हुए हैं वो देखो, हमारा जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, बचा हुआ महीना एक है हमारा मार्च, और एक है हमारा क्या, अप्रैल। ये 2 महीने बचे हुए हैं।
अब उसने पॉइंट ये कह दिया है क्या कि जी ए के बाद ज्वाइन करेगा, जी जो है ए के बाद, यानी ए पहले ज्वाइन कर लेगा। तो इनमें से पहला महीना कौन सा है जो पहले आता है, मार्च पहले आता है, तो यहाँ पे ए के नीचे मार्च आ गया और जी के नीचे आपका अप्रैल आ गया। पजल आपकी पूरी हो गई। अब क्वेश्चन करना बहुत आसान, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, रेखा के अंतिम छोरों पर निम्न में से कौन बैठे हैं। तो रेखा के अंतिम छोरों पर कौन बैठे हुए हैं, ए और डी, ठीक है। रेखा के अंतिम छोरों पर निम्न में से कौन बैठे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, ए और वह व्यक्ति जिसकी ज्वाइनिंग अगस्त में हुई है। ए और वह व्यक्ति जिसकी, पहला ही ऑप्शन सही है, तो बाकी ऑप्शन को करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम ये पजल करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत से आपके तक ये कंटेंट पहुँच पा रहा है, ठीक है। और मिलते हैं, अब ये आपका पज़ल का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। अगले टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इंतज़ार करें कौन सा टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल।